नमस्कार प्यारे दोस्तों। कल हमने कक्षा 6 विज्ञान के 1, 2 और 3 पार्ट को पढ़ा था। आज अपना चौथा पार्ट है, यानी फोर्थ नंबर चैप्टर है। और फोर्थ चैप्टर में हमारे जो है प्लांट का टॉपिक आ गया है। और ये बोल रहा है कि पौधों को जानिए। क्या कर रहे हो? पौधों को जानिए, यानी कि पौधे क्या होते हैं, पौधों को हम लोगों को क्या करना है, जानना है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है। और आज हम 4, 5 और 6 इन 3 चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो और धीरे धीरे से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी। बस मुझे आपसे क्या चाहिए, देखो, पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए आपसे। एक तो आप हमारे चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। और उसके साथ साथ इसको लाइक भी कर देना। किसको? वीडियो को। और अपने दोस्तों के साथ क्या कर देना, शेयर भी कर देना। तो ये कर देना। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको प्लांट को बारीकी से समझना है तो इस चैप्टर को आराम से और धैर्य से पढ़ेंगे। और ऐसा मत सोचना कि हाँ ये तो अपन को आता है। मैंने जब ये चैप्टर शुरुआत की थी तब मैंने ये बताया था आपको कि इस चैप्टर में आप लोग क्या करेंगे, ऐसा सोच के चलेंगे कि अपन को कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। आराम से, आराम आराम से पढ़ेंगे। किसी भी जो है जल्दबाजी से हम लोग पढ़ेंगे नहीं। कह रहा है कि बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का परीक्षण कीजिए, यानी कि बाहर निकलना है और चारों ओर के पौधों को देखना है। आप क्या देखते हैं कि कुछ पौधे क्या होते हैं, छोटे होते हैं और कुछ विशालकाय होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे आप लोग अपने घर से बाहर निकलते हो, किसी भी गार्डन में जाते हो, तो वहां आपने देखा होगा कि कोई एक प्लांट है जो बिल्कुल छोटा है, जिसकी साइज छोटी है, लेकिन वहीं आपको एक बरगद और पीपल का कोई पेड़ दिखता है। वो विशालकाय है, बहुत सालों से है, और वो बहुत ज़्यादा विशालकाय है। उसकी जड़ें भी जो है ज़मीन तक पहुंच चुकी है। तो ये आपको जो है अनुभव होगा। और मैं ये चीज़ें बारीकी से और छोटी छोटी कक्षाओं को बच्चों को पढ़ाते हैं। वैसे क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि हम लोगों ने जब ये पढ़ा था तो हमारा नज़रिया अलग था। क्या था? हमारा नजरिया अलग था। हम इनको समझना नहीं चाहते थे। हम और केवल छुट्टी की राह देखते थे। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। भारतीय एजुकेशन में सबसे बड़ी गलती होती है। तो बच्चे को जो है वो डेडिकेशन से सिखाया नहीं जाता है, उनको उस तरीके से नहीं सिखाया जाता है। और उनको वो जो आजकल जो पैटर्न चल रहा है उसके, जब अपने आरबीएससी करते थे, आरबीएससी में ये पैटर्न आता था, उस पैटर्न में बहुत ज़्यादा लेंथी चीज़ें आती थी और दूसरी बात बोझ बहुत होता था बच्चों पे। तो ये चीज़ें हम लोगों ने जो है वो झेली है। लेकिन हम लोग जो है आपको किसी भी हालत में आपको फेल नहीं होने देंगे, आगे बढ़ने की और मदद करेंगे। अब ये बोल रहा है कुछ पौधों की जो पत्तियां होती है हरी होती है, बिल्कुल सही बात है। और कुछ जैसे पीली और लालिमा युक्त होती है। कुछ तो जो फूल है वो बड़े होते हैं, लाल होते हैं, कुछ नीले होते हैं, तो कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते हैं। जैसे आप अशोका के पेड़ पे जाओ, अशोका के पेड़ पे आपको पुष्प नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। वैसे ही आप गुलाब के जो पादप है उसके पास जाओगे, वहाँ फूल दिखेंगे। उसके अलावा गुलमोहर के, हजारे के, बहुत सारे ऐसे फूल होते हैं। ठीक है, अब देखो, अपन सिर्फ और सिर्फ यहाँ इम्पोर्टेंट चीज ये पढ़ेंगे। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये पूरे पौधे की जानकारी आपको देगा। ये एक पौधा है। पौधे में कौन सा भाग आपको दिखाई देता है, कौन सा भाग आपको नहीं दिखाई देता है। जो भाग आपको दिखाई नहीं देता है ना दोस्तों, उसको बोलते हैं मूल या रूट। क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। और जो भाग आपको दिखाई देता है उसको तना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तना या प्रारोह बोलते हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग भाग है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये प्राइमरी रूट है, यानी प्राथमिक मूल है आपकी। क्या है? प्राथमिक मूल है। पेन को थोड़ा सा पतला करेंगे, थिकनेस कम करेंगे ताकि आराम से लिखा जाए। ठीक है, और ये क्या है आपके द्वितीय, यानी कि सेकेंडरी मूल है। ठीक है, इसके बाद ये गया ऊपर की तरफ। यहाँ से अपन जब चलें, ये आपके पूरी की पूरी जो है रूट का पार्ट हो गया, यानी इससे नीचे का जो है ये रूट का पार्ट हो गया। जैसे ये ऊपर गया, ये आपको जो है एक कलिका दिखेगी। क्या दिखेगी? कलिका। इसको क्या बोलते हैं? कलिका बोलते हैं। और जगह जगह यहाँ पे आपको कलिका दिख रही होगी, जगह जगह आपको यहाँ पे कलिकाएं दिख रही है। ये यहाँ पे जो है एक इंटरनोड, यानी कि इसको संधि बोलते हैं, पूर्व संधि। ठीक है, इंटरनोड मान लो, आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनोड याद रखो, हिंदी का याद रखने की जरूरत नहीं। और ये जो जहां लगी हुई है भाई, जो
एक शाखा से देखो, ये जो शाखा है ये 3 भागों में अगर विभाजित हो रही है तो ये सब इंटरनोड होंगे। और जहां से अलग एक शाखा निकल रही हो, जहां से पत्ती वाली जो टहनी निकल रही हो, पत्ती वाली जो कलिका के जस्ट नीचे आपको ये पत्ती की जो है टहनी दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। और एक और चीज, ये जो हरी हरी ग्रीन कलर की आपको दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं? पत्ती या लीव्स। ठीक है। और ये आपका क्या हो गया? तना हो गया। ठीक है, जिसको स्तंभ बोलते हैं। ये आपके यहाँ पे पुष्प हो गए। तो पौधे के अलग अलग भाग है, ये आपके फल हो गए। तो पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं? पौधे में रूट होती है, पौधे में कलिका होती है, नोड होते हैं, इंटरनोड होते हैं, लीव्स होती है, तना यानी कि स्टेम होता है, प्ररोह तो पूरा भाग ही हो गया, है ना। फल होता है, पुष्प होता है। ये आपके एक पौधे में भाग होते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात ये बोल रहा है कि शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। ठीक है। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यान पूर्वक देखना है जो किससे आप लोगों से लंबे हो, जो आपकी लंबाई के बराबर हो और जो अधिक बहुत लंबे हो। ठीक है। तने को क्या करना है? स्पर्श करना है। और यह जानने के लिए तना कोमल है या कठोर है, इससे धीरे से मोड़ने का प्रयास करना है। ध्यान रखना है कि ये टूटे नहीं, क्योंकि पेड़ काटना गलत बात है। पेड़ लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, मैं तो ये बोलता हूँ। क्योंकि आज अगर हम कहीं खड़े हैं विनाश के कगार पे, तो ये केवल और केवल पेड़ों की कटाई और जंगल के जंगल जो सरकारों ने काट दिए, जो फैक्ट्रियों ने लगाने के लिए काटा, उसके कारण हम लोग पीछे हैं। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। देखो, मैं 6 क्लास के लेवल से पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा मत बोलना कि सर बहुत कम लेवल है, ये तो बहुत कम लेवल। देखो, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हो? नींव नहीं पढ़ते हो, डायरेक्ट ढांचा पढ़ने का प्रयास करते हो। अरे ढांचा कैसे पढ़ोगे? पहले नींव पढ़नी पड़ेगी। नींव किधर से भरी हुई है? बिना ढांचे के, बिना नींव के तो कोई ढांचा बन ही नहीं सकता है। तो ध्यान रखना। अब आगे ये एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, ये तो आप कर लेना। हमें जो है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये बोल रहा है कि कोई लक्षण है पौधे का। जैसे पौधे के अलग अलग लक्षण है, कोई शाकीय पौधा है, कोई झाड़ी है, कोई वर्ग है, वृक्ष है। जैसे यहाँ पे आपको ये दिखाया हुआ है। जैसे टमाटर है, ये अगर मान लो आपकी जो है ऊंचाई है, ये छोटा है। ये आम का पौधा है, ये बहुत लंबा है। नींबू का पौधा है, थोड़ा बीच बीच वाला भाग है। तो हम इसका जो तना है वो कैसा होगा? कोमल होगा, मोटा होगा, कठोर होगा? तो टमाटर का जो तना होगा बिल्कुल कोमल होगा, बिल्कुल कोमल होगा। मोटा होगा क्या? नहीं होगा मोटा। कठोर होगा क्या? नहीं होगा। तने के आधार से क्या कहाँ से निकलेगी शाखाएं? तने के आधार से निकलेगी क्या? हाँ, या फिर तने के ऊपर से निकलेगी? या पौधे का संवर्ग, शाख है, वृक्ष है, झाड़ी है। जैसे ये शाख है टमाटर, ये वृक्ष है, ये झाड़ी है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये लक्षण हैं, इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन से? यानी कि एक प्लांट के जो है 3 वर्ग या 3 क्लास होती है, ऐसे मान लो। एक तो शाक होता है, एक झाड़ी वाला होता है, और एक वृक्ष होता है। ठीक है। हरे व कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? शाक कहलाते हैं। सामान्यतः क्या होते हैं? छोटे होते हैं, और अक्सर इसमें कोई शाखाएं नहीं होती है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इसे झाड़ी कहते हैं। यानी कि कुछ शाखाएं जो है वो आपके तने के आधार के समीप से निकलती है, तने के आधार के समीप से निकलती है। और तना जो है वो अधिक मोटा नहीं होता है, उसे हम लोग झाड़ी कहते हैं। तना कठोर तो होता है लेकिन मोटा नहीं होता है। जैसे अभी अभी हमने बोला नींबू का पेड़, ये क्या है? एक प्रकार का झाड़ीय पौधा है। ठीक है। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, इसमें तने सुदृढ़ होते हैं, गहरे होते हैं। शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, इन्हें वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें वृक्ष कहते हैं। उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या हम सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत 4.1 में कॉलम से तो भर लेना आप। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। पहली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी और अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। इनमें कुछ पौधों को देखिए, ये शाख, झाड़ी और पेड़ में से किस प्रकार के भिन्न हैं।
आपके विचार से इन ये तो आप कर ही लोगे। इसमें क्या है कि मनी प्लांट हो गया, सेम का पौधा हो गया, लौकी हो गया, अंगूर का हो गया, ये कैसे पौधे हैं? ये कैसे पौधे होते हैं? ये आपके कौन से पौधे होते हैं? ये लता लता या फिर आपके जो है एक प्रकार के क्या होते हैं ये प्लांट होते हैं छोटे वाले, ठीक है। मनी प्लांट प्लांट नहीं लगाते अपने घर में, तो ये छोटे वाले जो प्लांट है उनको क्या बोलते हैं? साग के पौधे कहते हैं, ठीक है। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। यानी ये पौधे का एक और भाग आ गया विसर्पी लता। ये जमीन पे रेंग पे चलती है। आपने खरबूजा खाया होगा, खरबूजे की ये होती क्या नाम है, बेल होती है। ये आपके जो है आपके लौकी की बेल होती है। टमाटर टमाटर याद आ रहा है क्योंकि टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं ना आजकल। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये बोल रहा है कि कुछ जो होते हैं ना वो पौधे की सहायता से आपके जो है ऊपर चढ़ जाते हैं। किसके? पौधे के ऊपर चढ़ जाते हैं, पौधे के सहारे से। आपने किसी के सहारा भी आपने देखा होगा आपके गाँव में कि हम लोग लौकी लगाते हैं तो एक पेड़ या फिर एक टहनी खड़ी कर देते हैं, फिर उसके सहारे अपनी छत पे भेज देते हैं तो लौकी वहां लगने लग जाती है। तो ऐसा होता है ना। उससे क्या जमीन से जो है फल होता है वो खराब नहीं होता। ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ये साग झाड़ी और पौधों पेड़ों से भिन्न होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अपने आता है तना। तना क्या होता है? अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखिए, उसके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखिए। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी से करें, साथी द्वारा किए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा? तने में पत्तियां देखी, शाखाएं देखी, कली, फल, फूल होते हैं, ठीक है। अब ये कुछ बता रहा है कि इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं प्रैक्टिकल क्रियाकलाप दे रखा है इसने। तो क्रियाकलाप एक बार पढ़नी ही पड़ेगी। गिलास को एक तिहाई जल से भरेंगे और जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल देंगे। साग के तने को गिलास में रखेंगे जैसा कि 4.6 में देखो दिखाया गया है, 4.6 में, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन करेंगे। क्या इस शाख के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ जाता है। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और सिराओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये लाल रंग कैसे पहुंचा? वो तो आपको पता ही होगा कि ये अपने शरीर में क्या होते हैं? टिश्यूज होते हैं, और टिश्यूज के सहायता से ये ऊपर चढ़ते हैं। इस क्रियाकलाप से आपने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है भाई, ठीक है। अर्थात तना जो है जल का संवहन करता है, यानी तल जो है एक मोटर वाला जो काम है वो तना करता है। लाल चाय की बाती जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंचते हैं, ठीक है। अब आगे पत्ती। पत्ती क्या बोल रहा है कि पत्ती के बारे में बोल रहा है कि अपने आसपास के पौधों की जो है पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उसके चित्र बनाने हैं। ये तो कर लेना आप अगर करना चाहो तो, ठीक है। क्या इन सभी की आकृति, आकार और रंग कैसा है? एक जैसा। यह तने से किस प्रकार जुड़ी है? पत्ती का वह भाग, यानी पत्ती, पत्ती नहीं पत्ती मतलब पत्ती, ठीक है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग हाईलाइट कर लेंगे। यह तने से किस प्रकार जुड़ी होती है, ये नहीं करना है, एक मिनट, नहीं करना है भाई ये। क्या करना है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। और पत्ती जो है पत्ती जो है उसके चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। यानी इसके चपटे और हरे भाग को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या इन क्या सभी पत्तियों में पर्णवंत होता है? जरूरी नहीं है कि सभी पत्तियों में पर्णवंत होता हो, ठीक है। तो ये तना है, तने से ये क्या लगी हुई है? पत्ती लगी हुई है। और ये पत्ती जहां लगी हुई है इसको पर्णवृंत बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? फलक, ठीक है। चले, पत्ती के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसे छाप लें। यदि आप सोचेंगे कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती है तो यह आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। तो ये क्या कर रहा है?
ये क्या कर रहा है, पत्ती को एक कागज पर जो है रख रहा है और अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखना है। और ये जो चित्र इस प्रकार कॉपी के पन्ने के नीचे आपने सिक्को वाला किया ना गेम, वही वाला काम है यहाँ पे। पत्ती की इन रेखित शिराओं को, पत्तियों में क्या है, रेखित शिराएं आ जाएगी। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। रेखिक संरचनाओं को क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। और क्या आपका आपका जो पत्ती है उसके मध्य एक मोटी शिरा दिखाई देती है, इसे मध्य शिरा कहते हैं। यानी कि जो ये जैसे पत्ती, ये देखो, ये रहा पत्ती का डायग्राम, ये जो पत्ती है इसे तो क्या करेंगे, मध्य शिरा। और ये जो है ना, इसे क्या बोलेंगे, शिरा ही बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, सिरा और मध्य सिरा क्या कहती है। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। पत्तियों द्वारा जो सिराएं जो डिजाइने बनाती है उसे सिरा विन्यास कहते हैं। है ना, विन्यास पे अपने डायग्राम बनाया है कई कई बार पत्तियों का। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो सिरा विन्यास जालिका रूपी होगा। यानी कि अगर जो जो जाल है, जाल बनेगा यहाँ पे मध्य सिरा के दोनों ओर, है ना, जैसे यहाँ पे बन रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, आपके जालिका रूपी सिरा विन्यास। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में ये सिराएं एक दूसरे के समांतर होती है, ऐसा सिरा विन्यास को समांतर शिला विन्यास कहलाता है। अब जैसे घास की पत्तियां कैसी होगी, ऐसे तीखी 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 पलक होगी, है ना, तो इसमें किसी प्रकार का सिरा विन्यास आपको देखने को नजर नहीं आता है ना, तो इसे समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये कुछ क्रियाकलाप करवा रहा है, क्रियाकलाप देख ही लेते हैं क्योंकि इनसे ही इसमें प्रश्न बनता है, सीधी सी बात है। आवश्यक सामग्री बता रहा है, एक साग का पौधा होना चाहिए, पॉलीथीन की दो पारदर्शी थैले होने चाहिए और कुछ धागे होने चाहिए। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप के को दिन में करना चाहिए सबसे पहले। तो ये बोल रहा है, जैसे ये आपको जालिका रूपी और समानांतर में अंतर मैंने दिखाया था ना कि तीखी तीखी होती है, इसमें आपको समानांतर शिरा विन्यास दिखाई देगा, अभी मैंने बोला था। तो ये कुछ क्रियाकलाप है वो आप कर लेना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पे पॉलीथीन बांध दी, मैं डायरेक्ट इस क्रियाकलाप को बता रहा हूँ। ये क्या कर रहा है कि एक कोई जो है वो आपके क्या ले रहा है, एक तो साग ले रहा है, साग पे जो है दो पॉलीथीन है, दो पॉलीथीन इसने बांध दी, क्या कर ली, इस क्रियाकलाप के को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ वाली बाती संचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्र अनुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर बांध देना है ना, एक शाखा को। ठीक है, दूसरे पॉलीथीन को खाली थैले पर भी, जो खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख देना है। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की जो आंतरिक पृष्ठ को ध्यान से देखना है और आप देखते हैं कि किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती है। किस थैली के में जल की बूंदें दिखाई देती है, क्या आप बता सकते हैं कि ये बूंदें कहाँ से आई। ठीक है, तो ये बता रहा है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि जल की जो ये बूंदें होती है जल वाष्प के रूप में निकलती है और इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी सभी जो पौधे हैं वो वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ परिभाषा क्या याद रखनी है आपको कि जल की जो बूंदें होती है, क्या याद रखना है, जल की जो बूंदें होती है वो जल वाष्प के रूप में पौधे से बाहर निकलती है, इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट। इस प्रक्रम के पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं, है ना, जल को कहाँ से, वायुमंडल में। इसलिए तो जो रेगिस्तान में आपने पौधे देखा होगा तो वहां जो पौधे देखते हैं ना वो आपके अत्यधिक हरे होते हैं। दूसरी बात, उसकी पत्तियां छोटी होती है जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो, ये आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया। अब आगे बात करते हैं कुछ और चीजें, जो काम की चीजें होगी उसी को हम लोग पढ़ेंगे अब। ठीक है, अब देखो, हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है कौन, पत्तियां। और इस प्रक्रिया को जो है जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण आप सभी को पता है, पौधे अपना किस भोजन किससे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः
पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित होता है। क्या बोल रहा है कि आपके जो, क्या बोल रहा है कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाती है, परंतु पत्तियां जो है प्रकाश और हरे रंग, इसमें क्या हरा रंग के रूप में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये हम लोग आगे की कक्षाओं में बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो एक पदार्थ जो है वो क्या होगा, यहाँ पे एक पदार्थ होगा और पदार्थ का नाम क्या होगा, क्लोरोफिल। इसकी उपस्थिति में जो है अपना भोजन बनाती है, ठीक है। और इस प्रक्रिया में जो है जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, जिसलिए तो आप कहते हो ना कि पौधे जो श्वसन करते हैं वो श्वसन के दौरान अपने कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो यहाँ जो है ऑक्सीजन तो क्या होगी, यानी O2 जो है वो तो निष्कासित होगी, और जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर जाएगी, ठीक है, वो पौधे के अंदर जाएगी। तो ये होता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि एक और क्रियाकलाप बोल रहा है। अब हमने जो क्रियाकलाप किए उनमें हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है, बिल्कुल सही बात है। तना किसको, एक मोटर का एक जो पाइप का काम करेगा वो कौन करेगा, तना करेगा, ठीक है। पत्ती जल का उपयोग अपने भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा हो जाता है। तने और पत्तियों को जल कैसे प्राप्त हो, ये कार्य जड़ें करती है। अब जड़ क्या कहती है, जड़ क्या कहती है कि अपने पौधों को जो है वो ठीक प्रकार से जल दे रहा है। क्या बोल रहा है कि 4.13 को ध्यान पूर्वक देखना है। 4.13 कहाँ है भाई, ये देखो। एक तो ये जल दे रहा है पत्तियों पत्तियों को, एक ये जल दे रही है, ये कहाँ दे रही है, ये आपके जड़ों में जल दे रही है, ठीक है। ये दिखा आपको। तो ये बोल रहा है कि पहली इसमें कौन सा जो है अपने पौधे को ठीक से जल दे रहा है। तो आप लोग सीधी सी बात है कि जो 4.13 का जो बी है वो सही से दे रहा है। अब देखो कुछ यहाँ पे क्रियाकलाप है वो कर ही लेते हैं, क्योंकि इसी में से प्रश्न भी आते हैं। आवश्यक सामग्री, 2 गमले चाहिए, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड, कैंची और जल। अब ये क्रियाकलाप विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। बगीचे में जो है किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़ना है, खरपतवार के पौधे उखाड़ना है, ठीक है। ध्यान रहे कि उसकी जड़ों को कोई क्षति ना हो। खरपतवार की जो एक एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए, यानी पौधे को जो है एक गमले में क्या करना है, मिट्टी डालकर लगा देना। दूसरे पौधे की जड़ों को काटना है और उसे लगाना है। ये सीधी सी बता रहा है कि एक पौधे को जड़ के साथ लगाना है, एक को बिना जड़ के साथ लगाना है। अब देखो कौन सा पौधा चलता है वो आपको अपने आप पता चल जाएगा, तो ये बात इतनी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा इस ये बोल रहा है कि कोई मक्का और चने के बीज लेना है, रुई, कटोरी और जल लेना है। अब 2 कटोरियाँ लेनी है, इसमें भीगी हुई रुई डालना है। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज डालने हैं, दूसरे में मक्का के दाने डालने हैं। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखना है जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद, नवोद्भिद मतलब कि नया पादप, ठीक है, नवोद्भिद जैसे इस प्रकार से उसमें ये निकल जाएगी, ठीक है। ये निकलने के बाद 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से निकालना है। प्रयास करना है, क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खींच जाता है ना। क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल सकते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती है, ठीक है। तो जड़ जो होती है ना वही पौधे को क्या करती है, आपके मिट्टी में जमाए रखती है, ठीक है। इन्हें मिट्टी के पौधे का स्थिरक कहा जाता है। क्या कहा जाता था, मिट्टी के में पौधे का स्थिरक किन्हें कहा जाता है, जड़ों को कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात भी हमने पढ़ ली। जिन पौधों की जड़ें आपके 4.17 की तरह, ये देखो 4.17, मूसला और रेशेदार 2 अलग अलग जड़ें होती है उन्हें, उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहा जाता है, मूसला मूल, मूसला रूट, ठीक है। तथा छोटी जड़ों को क्या कहा जाता है, पार्श्व जड़ कहा जाता है। जो छोटी जो जड़ें होती है ना उनको जो है, ये देखो ये छोटी वाली जड़ें, इनको क्या कहा जाता है, पार्श्व कहा जाता है। उनमें कोई आपके उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है, ठीक है।
इन्हें झकड़ा जड़ व रेशेदार जड़ कहा जाता है। ये देखो, ये झकड़ा जड़ या रेशेदार, इसमें कोई मूल जड़ नहीं होती है। इसमें सभी क्या होती है, पार्श्व जड़ होती है। ठीक है, मुख्य जड़ नहीं होती इसमें सब, है ना। अब देखो आगे की बातें करते हैं, और थोड़े से डिस्टर्बेंस हो रहा होगा आपको, है ना। आवाज़ थोड़ी आ रही है, नहीं आ रही होगी किसी की भी, शायद नहीं आ रही होगी। माइक अच्छा ले रखा है अपन ने। ठीक है, अब पुष्प के बारे में पढ़ लेते हैं। पुष्प पुष्प क्या कर रहा था, गुलाब के पौधे के 3 आरेख यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, भली बात ही देखना है। और ये कुछ बोल रहा है, इसमें क्या है, ये अवलोकन ज्यादा देते हैं, है ना। तो हमको जो है थोड़ा सा ऐसा इरिटेटिंग टाइप लगता है, क्योंकि अपने पढ़े हुए हैं। अब जो 3 चीजें हैं इसमें, एक में तो कोई प्रकार की पत्तियां नहीं है, एक में क्या है, पत्तियां हैं, और एक में क्या है कि पुष्प भी है, पत्तियां भी है, तना भी है। तो ये सब चीजें इसमें बता रखा है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम लोग। अ- अब यहाँ पे हम लोग जो है वो बात करते हैं, खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है। यह पुष्प की पंखुड़ी है। ये जो है, ये खिले हुए भाग जो है, ये पुष्प की जो है ये पंखुड़ियां हैं, और इसको बोलते हैं बाह्यदल, जिससे ये नीचे से ये जिसने पहले ढक रखा था, क्या बोलते हैं, बाह्यदल कहते हैं, जिसमें जो है छोटी पत्तियों की पत्ती और एक ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, बाह्यदल कितने होते हैं, ये प्रश्न होता है। फिर क्या ये आपस में जुड़े होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होते हैं। आपके फूल में जो है पंखुड़ियों की संख्या कितनी है, ये सब हम लोग बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हैं, कि कितने बादल होते हैं, कितने दलपुंज होते हैं, ये सब चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे अब आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है कि आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे, जब पंखुड़ी जुड़ी हुई हो अथवा जब वे स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। ठीक है, चाय के लिए आप सभी का स्वागत है, चाय पी सकते हो आप लोग। चलिए, पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल व पंखुड़ियों को हटा दीजिए। आंतरिक भागों को तो देखना है, तो क्या करेंगे, बाह्य दल और पंखुड़ियों को क्या करेंगे, हटाएंगे। अब देखो हटाने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ से हमने ये बाह्य दल को हटा दिया। अब ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, ये लंबा, इसको क्या बोलेंगे, इन दोनों को इसे बोलेंगे पुंकेश्वर। ठीक है, और ये जो ऊपर होंगे, ये इस प्रकार से इसको बोलेंगे पराग कोश। अभी बताऊंगा पराग कोश क्या होते हैं। और ये जो नीचे का भाग है पूरा का पूरा, और ये जो भाग है, ये देखो, ये भाग, इसमें इसको वर्तिकाग्र भी बोलते हैं, और इसको स्त्री केसर बोलते हैं। स्त्री केसर मतलब स्त्री वाले जो अंग होते हैं। देखो, अपने शरीर में 2 प्रकार की चीजें होती है, एक मादा होता है अपने जीवन में, एक मादा और एक नर होता है। ठीक है, यही होता है ना। और नर और मादा मिलके ही किसी नए पौधे का या किसी नए जीव का निर्माण करते हैं। और ये क्रिया जो होती है, ये जनन द्वारा होती है, ये सब पता है आपको, है ना। अब देखो, पुष्प के केंद्र में क्या है, स्त्री केसर है। क्या है, स्त्री केसर है। ठीक है, और ये जो है, यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं, तो पुंकेसर हटा दीजिए, पुंकेसर को हटा देना है, और स्त्री केसर के जो भाग है उनको पहचानना है। कुछ इस प्रकार से आपको पुंकेसर हटाने के बाद दिखाई देगा। अब इस स्त्री जो केसर है, इसके कौन कौन से भाग है। ये जो मोटा फूला हुआ भाग है, ये अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है, अंडाशय। ठीक है, और ये जो भाग है, ये लंबा, ये वाला जो भाग है, ये यहाँ तक का, यहाँ से लेके इसको वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिका। और ये जो यहाँ थोड़ा सा फूला हुआ भाग है, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, कि आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करना है ना, कि क्या क्या होता है अंडाशय में। यह स्त्री केसर का सबसे निचला व फूला हुआ भाग, अभी मैंने बताया। आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है, और इसकी जो है वो करनी है, किस प्रकार से करनी है, प्लेटिंग। देखो, अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर, स्लाइड जो होती है ना आपकी, माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, उस पे रखना है, और 2 भागों में काट देना है, जैसे ये काट रहा है। ठीक है, काट दिया। अब
इसको जो है ये तो ये अगर आप लोग इस प्रकार से आड़ा काटेंगे तो इसको बोलेंगे अनुदैर्ध्य, सॉरी अनुप्रस्थ काट। मतलब इसकी इस प्रकार से काट रहे हैं तो अनुप्रस्थ काट, और इस प्रकार से काट रहे हैं सीधा तो इसको बोलेंगे कौन सी काट, आपके अनुदैर्ध्य काट। ठीक है, टीएस और एलएस। ठीक है। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए इसके प्रत्येक सेक्शन को पर जो है जल की बूंद डालना है। अब क्या करना है, आवर्धक लेंस की जो सहायता है उससे अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन करना। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है तो उसे क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। इस प्रकार की गोल संरचनाएं दिखाई देती है, ये देखो छोटी छोटी, तो इन्हें क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। अभी ये जान लो कि बीजांड क्या होता है, फिर अगली कक्षाओं में ये जानेंगे कि बीजांड करता क्या है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मुख्य रूप से ये पाठ जो है वो खत्म हो चुका है देखा जाए तो। ठीक है, अब इसमें सब कुछ चीजें हमने कर ली है, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट है वो अब हम लोग करेंगे इसमें। यानी कि पुष्प की सभी भाग हमने पढ़ा। आरोही किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, आरोही जो आपके बेल होती है, ठीक है, ये सब चीजें। फिर संवहन, संवहन के बारे में हमने पढ़ा। विसर्पी लताएं जो आपके क्या करती है, जमीन पे बेल जो है आपके तरबूज की हो गई, खरबूजे की हो गई, लौकी की हो गई, है ना। एक होती है रेशेदार जड़, कुछ इस प्रकार से जिसमें कोई मुख्य जड़ नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, रेशेदार जड़। और जिस जड़ में जो है वो एक सीधी सी जो है लाइन हो, और उसमें इस प्रकार से जो है अलग अलग टहनियां हो, ये इसमें क्या होगी, मुख्य जड़ होगी, मुख्य जड़। तो इस प्रकार से होगी तो इसे क्या बोलेंगे, आपके कौन सी, मूसला जड़। कौन सी, मूसला जड़। तो जड़ के दो भाग हमने देखे, रेशेदार और मूसला। साग क्या होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, जिसकी सब्जी के पौधे हो गए, टमाटर वमाटर हो गए, ये आपके साग होती है। एक जड़ होती है पार्श्व जड़, अभी मैंने बताया पार्श्व जड़ जिसमें मुख्य जड़ पाई जाती है, पार्श्व या मुख्य। मध्य सिरा, मध्य सिरा जो आपकी पत्ती होती है, जैसे ये आपकी पत्ती है, ठीक है, ये आपकी पत्ती है, इसके जो में बीच वाली जो ब्रांच है, ये जो मैं निकाल रहा हूं, इस ब्रांच को क्या कहते हैं, मध्य सिरा। सिरा विन्यास, सिराओं का अलग अलग विन्यास होता है, जैसे ये एक ये विन्यास बन रहा है, ये एक विन्यास बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिरा विन्यास। बीजांड क्या होता है, जब हमने अंडाशय को काटा, तो अंडाशय को काटने के बाद आपके क्या होगा, अंडाशय को काटने के बाद उसमें गोल गोल कुछ दिखाई देगा, गोल गोल दाने रूपी संरचनाएं दिखाई देगी, उसे क्या बोलेंगे, बीजांड बोलेंगे। समांतर सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास जैसे ये सीधा सीधा एक पौधा हो गया, ठीक है, जैसे आपकी घास का कोई पौधा हो गया, तो उसमें क्या है, समांतर सिरा विन्यास पाए जाते हैं। पंखुड़ियां, पंखुड़ियां जैसे कोई बी जो फूल है, ठीक है, ये फूल के जो बाहरी जो भाग होंगे उसको क्या कहेंगे, पंखुड़ियां कहेंगे। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा सही नहीं बना लेकिन ठीक है। ठीक है, ये इसको पंखुड़िया बोलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ जो होंगे ना, इसे बाह्यदल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाह्यदल, ये जो नीचे लगे होंगे हरे हरे कलर के, उसे बाह्यदल बोलेंगे। प्रण प्रणवृंत, प्रणवृंत जो प्रण जो होती है आपकी पर्ण, पर्ण जो होती है, पर्ण पे जो व्रंत होता है उसको पर्णवृंत कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करते हैं, आपके पौधे करते हैं, किसकी उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और क्या ग्रहण करते हैं, आपके CO2 ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्त्री केसर, जो स्त्री का भाग होता है, स्त्री के जिसमें आपके अंडा से आता है, वर्तिकाग्र आता है, वर्तिका आती है, उसको स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, जालिका रूपी शिरा विन्यास, मैंने अभी भी आपको बताया, ये जो शिरा विन्यास है, ये जालिका रूपी शिरा विन्यास है। और ये कौन सा है, ये कौन सा है बताओ, अभी भी बताया जाना है कौन सा है ये, है समांतर शिरा विन्यास। फिर बाह्यदल अभी बताए हैं मैंने। झाड़ी के जो पौधे होते हैं जैसे नींबू वगैरह है, जिसमें तना जो है वो कठोर तो होगा लेकिन थोड़ा लचीला होगा, ठीक है ना, और थोड़ा पतला होगा। ठीक है, पुंकेसर जो आपके पुरुष वाला जो भाग होता है, नर वाला जो भाग होता है, उसका मुख्य मुख्य केंद्र जो है पुंकेसर होता है। मुसला जड़, मुसला जड़ अभी मैंने बताया, जिस जड़ में जो है घाटे घाटों टाइप संरचनाएं रहेगी उसे मुसला जड़ कहेंगे। वाष्पोत्सर्जन, जिसमें अवांछित जो प्लांट में जो पानी होता है वो आपके पत्तियों द्वारा और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जो है वो वायुमंडल में
पहुंच जाता है। वृक्ष, वृक्ष जो बड़े पौधे होंगे जिनका तना मोटा होगा, ये सबको, इनको वृक्ष बोलते हैं। सिराएं, सिराएं किसे बोलेंगे बताओ? जो आपके पत्तियों में दिखेगी सिराएं, जो मेनली, ये देखो सिराएं, अभी मैंने बताया ये क्या होगी, ये सिरा होगी, क्या होगी, सिरा। ठीक है, तो मैंने सब बातें आपको बता दी, एक बार पूरा जितना भी था ना वो रिपीट हो गया। अब देखो पढ़ लेते हैं ये चीजें भी, सारांश भी। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण इनकी ऊंचाई, तने, शाखाओं के आधार पर एक शाख, झाड़ी और वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियां होती है, पुष्प होते हैं और फल होते हैं। सामान्यतः पत्ती में जो है पर्णवर्ण तो फलक होते हैं। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी और समानांतर हो सकता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है। पत्तियां क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती है और इसके द्वारा जो है जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती है। हरी पत्तियां जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाती है। जड़ें मिट्टी से जल खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है। पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। जड़ें दो प्रकार की होती है, मूसला व रेशेदार। जालिका रूपी शिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला होती है, जबकि समानांतर सिरा विन्यास वाले जो युक्त पत्तियां होती है उसकी जो पौधे की जड़ें होती है वो रेशेदार होती है। तने जो है, तने द्वारा जड़ों से पत्तियां को जल व पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है। पुष्प के भाग क्या है, बाह्यदल है, पंखुड़ी है, पुंकेसर है, स्त्री केसर है। फिर उसमें और अंदर जाते हैं तो अंडा से सब चीज हम लोग देखते हैं। तो ये हमने जो है पूरी की पूरी जो है पौधों के बारे में जाना। इससे बड़ी कक्षाओं में इसके और अलग से करेंगे। देखो ये छठी क्लास की किताब है, 6 क्लास की किताब है, तो 6 क्लास के लेवल से ही मैं बताऊंगा। अगर मुझे बताना होता तो फिर मैं 11th क्लास की किताब ही बता देता। ठीक है, तो हम लोग जो है छोटी छोटी चीजें पढ़ें, फिर हम लोग बढ़े जाएं, आगे बढ़ते जाएं। नींव में रख रहा हूँ, नींव रखते रखते हम लोग पूरा पूरा मकान बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगले पार्ट की ओर चलते हैं। कि कहाँ चलते हैं, अगले पार्ट की ओर चलते हैं। चलो आ जाओ। अगला चैप्टर, अगला चैप्टर क्या करता है, उससे पहले आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे, अपने इस मित्रों के साथ, अपने जितने भी चाहने वाले हैं उनके साथ शेयर करेंगे और उनको बताएंगे कि किस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। और ठीक है, चलो। शरीर में गति, ठीक है, यानी कि जो आपके बॉडी है उसमें मूवमेंट। ठीक है, बॉडी में मूवमेंट कैसा होता है ये बता रहा है। बिल्कुल शांत होकर बैठना है। और आजकल के लोग क्या है, शांत होके नहीं बैठते, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव करना है। आप समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। श्वास लेते हैं, हाँ, लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का परीक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती है। ठीक है, जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं, जब आप अपने शरीर का कौन सा भाग का गति करता है, जब आप मुड़कर अपने मित्रों को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है। उपयुक्त सभी उदाहरणों में आप उन उसी स्थान पर रहते हुए भी उस आपके शरीर में कोई ना कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं, अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं, तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या फिर कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार गमन करते हैं। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक जाने के कुछ ढंग हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इसकी अधिक विविधता होती। क्यों, इस क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है, मछली तैरती है। ठीक है, अब देखो मानव शरीर एवं इसकी गतियां। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों की ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ व पैर किस प्रकार से गति करते हैं? आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने के योग्य है हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। एक काल्पनिक विकेट
पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए, मतलब कि एक आपको जो है हाथ घुमाकर गेंद करने की कोशिश करनी है। क्या आप आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप अपने कंधे से वर्ताकार रूप से घुमाते हैं? क्या आप कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाइए और पैरों को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी के ऊपर मोड़िए। इसी प्रकार पैरों के घुटनों से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्व से सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों के कंधे को छूइए। अपने आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? ठीक है। बेसिकली आपके शरीर के मूवमेंट के बारे में बता रहा है कि आपका शरीर जो है, जैसे आप हाथ घुमा के बॉलिंग करते हैं तो क्या आपका कंधा भी उसके साथ साथ जाता है क्या? नहीं, आपका हाथ ही जाएगा। अब वो हाथ घूम कैसे पा रहा है? आपके हाथ में क्या है ऐसा जिसकी वजह से घूम पा रहा है? आप अपनी उंगलियों को हिलाते हैं, लिखते हैं, तो क्या आपका पूरा का पूरा शरीर लिखता है क्या? नहीं। क्या आप चलते हो तो आपके पैर ही चलते हैं, है ना? क्यों चलते हैं? आपका पूरा शरीर चलना चाहिए। अगर आप गर्दन को घुमाते हैं तो गर्दन ही घूमती है, आपका शरीर क्यों नहीं घूमता है? तो ये सब कुछ हमको इस पार्ट में समझना है कि ये क्यों होता है आखिरकार। ठीक है, ये सब कुछ क्यों होता है, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। जैसे गर्दन को आप 360 डिग्री पे थोड़ी घुमा सकते हैं। 360 डिग्री मतलब कि पूरा पूरा गोल राउंड नहीं ले सकते। आप 180 डिग्री पर घुमा सकते हैं, वो भी पूरा का पूरा नहीं, है ना? जितना आप लोग से घूम सकता है उतना ही घुमाने की कोशिश करिएगा, नहीं तो गर्दन टूट जाएगी, नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं होगा। ठीक है। एक पैमाने को अपने हाथ पर जो है, ये इस प्रकार से एक पैमाने को बांध लिया है इसने, और कोहनी को मोड़ने का प्रयास करना। क्या मोड़ पाएगा? नहीं मोड़ पाएगा। क्यों नहीं मोड़ पाएगा? क्योंकि जो आपका जो ये यहाँ पे जो हाथ के नीचे जो आपकी कोहनी है, कोहनी की वजह से ये मुड़ पाता है ना? मुड़ पाता है। ठीक है। तो आगे बात करते हैं, क्या बोल रहा है कि क्या आपने ध्यान से देखा कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ सकते हैं और घुमा सकते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो। यानी कि हमारे शरीर में कुछ तो ऐसा है कि जहां जहां जॉइंट है वहां पे भाई आपने गेट खोल के देखा होगा, गेट में क्या लगे होते हैं? कब्जे लगे होते हैं। कब्जे मतलब कि जैसे ये आपका कोई दरवाजा है, क्या है? दरवाजा है। और दरवाजे पे जो है, ये आपका कोई क्या है? दरवाजा है। और आपके दरवाजे पे इस प्रकार से जो है वो यहाँ कुछ कब्जे लगे होते हैं दीवार से सटे हुए। ये आपके कब्जे लगे हुए हैं। अब इन कब्जों को ध्यान से देखिए। अब ये दरवाजे के साथ साथ दीवार थोड़ी चली जाएगी। ये दीवार है, ये दीवार है, और दीवार थोड़ी चली जाएगी। ये कब्जे, यही कब्जे आपके हाथों में होते हैं। ठीक है। और यही कब्जे आपके पैरों में होते हैं, यही कब्जे आपके शरीर में जगह जगह होते हैं। बस इसका रूप आकार बदल जाता है, और इन्हीं कब्जों के कारण जो है आप अपने शरीर का मूवमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप अपनी कोहनी को मोड़ सकते हैं, गर्दन को घुमा सकते हैं, कंधे को मोड़ सकते हैं, आपके शरीर को जो है आगे की तरफ आप झुक सकते हैं, पीछे की तरफ झुक सकते हैं, शरीर को दाएं बाएं कैसे भी झुका सकते हैं। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे गर्दन है वो आपके अदर जो नीचे का जो भाग है उससे जुड़ी हुई है। आपका जो हाथ है, हाथ में आपका आपके हाथ को गोल घुमा के देखिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जॉइंट है। तो जहां जहां जॉइंट है वहां जो है कुछ ना कुछ ऐसा लगा हुआ है कब्जे टाइप, जिससे आप लोग घुमा पा रहे हो। आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता दीजिए। इस स्थान को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, नोड कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ध्यान रखना। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार से क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव था? क्या आपके शरीर में इस प्रकार के कब्जे नहीं होते तो कहां से घूम सकते? नहीं घूमना सकते थे ना आप। ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली जो संधि है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं कंदुक खलिका संधि। क्या बोलते हैं? कंदुक खलिका संधि। अब कंदुक खलिका संधि क्या होती है वो हम लोग देखते हैं इस क्रियाकलाप के आधार पे। कागज की एक पट्टी को एक बेलन के रूप में मोड़िए। रबड़ एवं अथवा प्लास्टिक को एक पुरानी गेंद से एक छेद करके किसी निरीक्षण में जो है ये करना है, और उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए, जैसा कि 5.2 में दिखाया गया। आप कागज के बेलन को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी सी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है?
ठीक है, तो ये देखो, ये एक कागज लिया है इन्होंने, ये एक कटोरी है, ये गेंद है और ये कागज का बेलन है। अगर इस गेंद को घुमाएंगे तो ये कागज का बेलन भी घूमेगा, बिल्कुल सही बात है, घूमेगा भाई। ठीक है, अब आप कल्पना कीजिए कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद क्या है, एक सिरा है, एक यहाँ पे जो है वो एक सिरा है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेल्विक, पेल्विक गर्डल बोलते हैं। ठीक है, तो कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिसका आपका जिससे आपका हाथ जुड़ा हुआ है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि के कटोरी रूपी गुहिका में दसा हुआ है। ये देखो, ये एक कटोरी रूपी गुहिका है जिसमें जो आपके जांग की जो होती है, ठीक है, पेक्टोरल जो गर्डल है, इसकी बात कर रहा है, जो कंदुक खली का संधि बोलते हैं। ये आपके जो मैं इससे ब्लू कलर से ये जो कलर कर रहा हूँ, ये कलर आपको दिख रहा होगा। अब इसमें जो है वो आपके क्या है, ये जांग की अस्थि दसी हुई है। ठीक है, जांग की अस्थि क्या है, इसमें दसी हुई है। तो इस जो है इसको क्या बोलते हैं, कंदुक खलिका संधि बोलते हैं, है ना। ठीक, क्या बोलते हैं, कंदुक खलिका संधि बोलते हैं। इसी प्रकार की संधियां सभी गतियों में संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधियों का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुभाग में प्रारंभ में जो है शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। दुराग्र संधि क्या होती है, वो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली जो संधि होती है वो दुराग्र संधि कहलाती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछ सकते हैं दुराग्र संधि कैसी होती है, कहाँ होती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि होती है, दुराग्र संधि होती है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास करना है। यही गतियां हमारे शरीर की उस गति के से किस प्रकार से भिन्न है। इसमें कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वर्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। दुराग्र संधि में जो है बेलनाकार अस्थि एक छल्ले के रूप में घूमती है। अब देखो ये दुराग्र संधि है आपके, ये आपके जो है वर्टिबल कॉलम है, ये यहाँ पे इसमें जो है दसी हुई है। और ये आपका पूरा का पूरा जो है ऊपरी ढांचा है जिसको हम लोग सिर बोलते हैं, मस्तिष्क और उसके नीचे का पूरा पूरा जो ऊपर का गर्दन के ऊपर का जो भाग है वो है ये। ठीक है, अब अगली संधि आती है हिंज संधि। हिंज संधि एक कब्जा जो होता है ना उसके समान ही होती है। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए, बंद कीजिए, इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए, यह दरवाजे को आगे और पीछे खुलने देता है। क्यों खुलने देता है, अब देखो ये क्यों खुलने देता है, क्योंकि वो कब्जे हैं वो आपस में किसी न किसी चीज से जॉइंट है और वो आपस में मूवमेंट कर सकते हैं। अब देखो ये कुछ बता रहा है। अब ये यहाँ आप लोग तो सीधा सा ये समझो कि हिंज मतलब आपके घुटने का जो जोड़ होता है, ये जो घुटना है, यहाँ से ये आपके फीमर है और ये आपकी रेडियस, सॉरी, आपके कौन कौन सी हड्डियां हो गई, ये मेडुला आमला गेटा। ठीक है, मेडुला आमला गेटा, और ये आपकी जो है वो आपकी कौन सी फीमर हो गई। तो ये आपस में यहाँ पे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, हिंज बोलेंगे। आप तो इसे सीधा सा ध्यान रखो। अचल संधि, अचल संधि क्या होती है, ये हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां जो होती है संधियां, वो उन संधियों से भिन्न है जिसकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती है, ऐसा संधियों को अचल संधि कहती है। मतलब जो ये अस्थियां होती है इन संधियों पर हिल नहीं सकती है, तो इसको क्या बोलते हैं, अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो जैसे आपने अपना मुंह खोला तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब आप ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए, है ना। क्या आप इससे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। ठीक है, ऊपरी जबड़ा और किसके, कपाल के मध्य, जो ऊपर वाले का ऊपर मूवमेंट नहीं कर पाते, अपना जो है नीचे वाला ही मूवमेंट करता है। ठीक है, अभी मैं बताऊं कैसे आपको, कि ये जैसे मान लो, ये यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, ये डायग्राम है, जो ये वाला है ये ही मूवमेंट करता है, ये मूवमेंट नहीं करता है आपका। ठीक है, ये समझो आप। ठीक है, अगली चीज पढ़ते हैं। यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे, संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार से शरीर की एक सुंदर आकृति प्रदान करती है। इसके लिए एक ढांचे का निर्माण होता है। इस ढांचे को क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। किसको कहते हैं, ये जो ढांचा अपने शरीर का होता है इसे हम कंकाल कहते हैं। हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है?
हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों को उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें पता चलता है जब हम अनुभव कर सकते हैं। एक्सरे चित्र में हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। आपने एक्सरे करवाया होगा, आपके कमर में बैंड आ जाता है, आपके पैर में बैंड आ जाता है, आपके चोट लग जाती है, तो आप क्या करवाते हो? एक्सरे करवाते हो। और एक्सरे में आपकी जो बोन्स होती है वो दिखाई देती है, बोन्स यानी अस्थि। ठीक है। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं जिससे उन्हें अस्थियों को संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अपने हाथ के अग्र व ऊपरी भाग तथा पैर के निचले व ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अस्थि अंग की अस्थियों की संख्या पता लगाइए। अपने घुटनों और कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार से अनुभव करिए। एक्सरे चित्र की तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपनी उंगलियों को मोड़ना है। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते। जैसे ये ऊपर वाला है, थोड़ा थोड़ा मोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है। आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी जो कलाई है वो लचीली है? ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है, इसे कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पेल। ठीक है। अनेक छोटी छोटी अस्थियों से क्या बनती है? आपकी कलाई कलाई बनती है, इसको क्या बोलते हैं? कार्पेल कहते हैं। यदि इसमें यदि मात्र एक ही संधि होती तो क्या होता? क्या आप घुमा सकते थे? क्या आप लिख सकते थे? नहीं लिख सकते थे। लेकिन इसमें छोटी छोटी संधियां होने की वजह से आप लोग इसको घुमा सकते हो, जैसे चाहो वैसे मूवमेंट कर सकते हो। अब देखो एक और क्रियाकलाप, गहरी सांस भरनी है और इससे कुछ समय तक रोके रखना है। अपने वक्ष तथा पीठ को हल्के से दबाना है और अपनी अस्थियों का अनुभव करना है। जितनी पसलियां जो है यानी वक्ष की अस्थियां जो आपके फेफड़ों को ढकी रहती है को आप गिन सकते हैं, गिन लीजिए और ध्यान से देखिए। वक्ष की अस्थियां की तुलना में अपने उपयुक्त अनुभव कीजिए। हम देखते हैं क्या क्या देखते हैं हम लोग कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी होती है। ये आपकी पसलियां होती है और इसमें आपके फेफड़े फंसे होते हैं। ठीक है। ये क्या? पसली पंचर पिंजर बोलते हैं इसको, पसलियों का पिंजरा। ठीक है। ये वक्ष की जो अस्थियां होती है ये मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती है। आपके जो वक्ष है दोनों तरफ कितनी? 12 पसलियां होती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे वो लगा देता हूँ, पसली पिंजर। और इसमें कितनी पसलियां होती है? 12। ठीक है। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित होते हैं। आपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाँव की अंगुलियां छूने को कहिए। क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी जो अंगुलियां हैं उनको मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ के नीचे की ओर लेके जाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना क्या है? मेरुदंड है। ये पीछे आपने पैर जो है जिसको आप लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं वहां से आप लेके जाओगे तो इसको क्या बोलेंगे? मेरुदंड बोलेंगे। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है। इसे कशेरुका कहते हैं यानी वर्टी ब्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिब्री कहते हैं। मेरुदंड मेरुदंड जो होता है 33 कशेरुकाओं का बना होता है। कितने? 33 वर्टिब्री का बना होता है। इसका जो है बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों का जुड़ा होता है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता था? नहीं झुक सकता था, है ना। अगर ये एक ही अस्थि से बना होता तो नहीं झुक सकता था, सीधी सी बात है। क्या आपको उसके कंधों के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती है? इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। ठीक है। आप क्या आपको उसके कंधों के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती है? ये कंधों पे उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती है, इन्हें क्या कहते हैं? कंधे की अस्थियां कहते हैं। अब कंधे की अस्थियां देखते हैं। यह संरचना जो है श्रोणी अस्थियां कहलाती है। कौन सी? श्रोणी। और यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके अमाशय के नीचे पाई जाने वाली विभिन्न अंगों की रक्षा करती है। ठीक है। अमाशय के नीचे जो जो आपके पाए जाते हैं उनकी रक्षा करती है। अमाशय मतलब अमाशय कहाँ? आपके पेट जो है आपका, पेट के नीचे जो भाग पाया जाता है उसकी रक्षा करती है कौन? श्रोणी। श्रोणी अस्थियां जिसके सहारे से आप बैठ सकते हैं। ठीक है। आप बैठ सकते हो, आप हिल सकते हो। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों से के एक दूसरे से जुड़ने से बनी हुई है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग है। मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियां तथा संधियों के बारे में चर्चा कर ली है।
कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी होते हैं जो हड्डियों जितना कठोर तो नहीं होते, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें कार्टिलेज या उपास्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? उपास्थि या कार्टिलेज। ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्टिलेज या उपास्थि क्या कहलाती है? जिन्हें हम लोग मोड़ सकते हैं, हड्डियों से, हड्डियों जितनी कठोर नहीं होती है लेकिन भाग हड्डियों का ही होती है। अब जैसे आपके कान में अगर हम लोग आपके जो है वो कर्णपाली को देखें, कर्णपाली जो है वो, क्या आपको अंगुली के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं उसके ऊपर की के हिस्से में कोई अंतर महसूस होता है? क्या आपको ऐसा लगा कि कान के ऊपर भाग में उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली है? ये नीचे का जो भाग है जो ये इस प्रकार से मूवमेंट कर सकता है, ये देखो, ये जो मूवमेंट कर सकता है वो ये नहीं कर सकता, ये थोड़ा कठोर है। तो इसमें क्या पाई जाती है? अस्थि तो नहीं आती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ उपास्थि आ जाती है। क्या आ जाती है? उपास्थि आ जाती है। तो ये हल्की और लचीली होती है। हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों, उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उसमें बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाना है, बना लेना भाई। ठीक है। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों पर एवं उनकी संधियों के विभिन्न विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती है। अस्थियों को उन प्रकार की गतियां करने योग्य कौन बनाता है? आइए इसका पता लगाएं। आपने जो है एक हाथ को मुट्ठी बनानी है और मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास करना है। ठीक है। क्या जिससे है छूने का प्रयास करना है? किया आपने? किया, और करने के बाद जो है क्या आपको ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव होता है? आपने फूला फूला दिखता होगा यहाँ पे, है ना? जैसे बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग करते हैं। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग करते हैं। दूसरे हाथ से इसे छू कर देखिए, क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे क्या कहते हैं? पेशी कहते हैं। पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशी कहते हैं। संकुचित जो लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर आती है। आप क्या आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। अब आप अपने हाथ को जो पुनः सामान्य स्थिति में लाइए, पेशियों का क्या होता है? क्या ये अभी भी संकुचित अवस्था में है? नहीं। चलते हुए भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों को इस प्रकार से संकुचन देख सकते हैं। ठीक है। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। ये अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों की संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। जब दो पेशियों में कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई से बढ़कर पतली हो जाती है, अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है। देखो ये क्या कह रहा है कि कोई, जैसे कि आपकी अस्थि है, उसको आपको गति करानी है। अब गति करानी है तो उसके लिए जो है पेशी को शिथिल होना और उसको संकुचित होना, दोनों मतलब चीजें होगी। ठीक है। वो आरामदायक भी होती है, संकुचन भी होगा उसमें। पेशी छोटी होती है, संकुचन होता है। किसी जो कोई जो अस्थि होती है उसको गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों के संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। जब दो पेशियों में से एक सिकुड़ती है तो दूसरी उस दिशा को खींच जाती है और युगल की दूसरी पेशी जो है वो शिथिल हो जाती है, यानी लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है। ठीक है। जैसे मैंने ये अभी कैसे दिखाऊं आपको, जैसे मान लो जैसे ये कोई बच्चा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जैसे इसको मोड़ मोड़ रहा है तो यहाँ दो पेशियां काम कर रही है। ये देखो, दो पेशियां यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है। तो एक अगर शिथिल होगी, एक अगर जो है वो नीचे से शिथिल होगी तो ऊपर वाली क्या है, फूलेगी। ठीक है। तो ये मेनली ये बात कह रहा है। ठीक है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति करने के लिए दो पेशियों की संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है, यानी एक तो जो है दो है खींच नहीं सकती है। ठीक है। अब अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं जंतुओं की चाल। जंतुओं की चाल में सबसे पहले केचुआ है। केचुआ किससे चलता है? अपने शरीर से जो है वो रेंग कर चलता है ना? रेंग कर क्या करता है? चलता है। केचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखे अन्य छल्लों से प्रेरित होता है। केचुआ जो है शरीर में अस्थियां नहीं होती है परंतु इसमें पेशियां होती है जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़कर तथा पश्च भाग को स्वतंत्र देता है।
इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है। यानी कि जो केचुआ होता है उनके शरीर पर अनेक छोटे छोटे छल्ले बने होते हैं। ठीक है, आगे जब बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो इन छल्लों के बारे में, इन जो सेगमेंट है, इन जो खंड जो ये है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनकी जो है वो शरीर में क्या नहीं होती, अस्थियां नहीं होती। इसमें क्या होती है, पेशियां होती है। और पेशियों को जो है खींच खींच कर, बार बार खींच खींच कर ये आगे चलता है और अपने जो भूमि को जो जगड़ने का काम है वो शरीर के पश्चिम भाग से यानी निचले भाग से करता है, और अग्र भाग को जो है बार बार फैलाएगा। नीचे भाग को क्या करेगा, सिकुड़ेगा और फैलाएगा। ठीक है, तो ये वो इसमें होता है। पश्चिम भाग को आगे की ओर खींचता है, इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। आपने केचुए को देखा होगा, जहां जहां से वो निकलता है वहां थोड़ा थोड़ा सा गीला करता जाता है। ठीक है, तो ये उसके शरीर में जो है वो क्या निकलती है, वो एक प्रकार से जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें से एक द्रव्य जो है वो स्त्रावित होता है ना। श्लेष्मा का जो जो है वो आवरण रहता है इस पे। अब बात करते हैं हम लोग केचुए के बारे में कि केचुआ जो है वो अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है और शरीर के अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केचुए द्वारा किया गया ये कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी केचुआ क्या बनाता है, आपसे केचुए की खाद आपने देखी होगी, तो केचुए की खाद इस प्रकार से बनती है। फिर आता है घोंगा। घोंगा क्या है, घोंगा क्या करता है, किसी बगीचे में एक घोंगे का अवलोकन कीजिए। इसमें पीठ पर गोल संरचना दिखाई देती है, बिल्कुल दिखाई देती है। इस प्रकार से घोंगा रहता है, इसके पीठ पर इस प्रकार से दिखाई देती है। इसे कवच कहते हैं। यह घोंगे का बाह्य कंकाल होता है, परंतु यह अस्थियों का बना हुआ नहीं होता है। यह कवच एकल होता है और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है। इस घोंगे के साथ खींचता जाता है। घोंगे की कांच की पट्टिका पर रखकर इसका सावधानी पूर्वक परीक्षण करना है। जब ये चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर में उठाकर जो है वो कांच अपने सिर से उठाकर कांच के नीचे की ओर जो है चलने के ढंग को परीक्षण करना है। ठीक है, कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना व सिर बाहर आता दिखाई देता है। मोटी संरचना जो है इसके जो है फेर है और जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। अब सावधानी पूर्वक कांच के प्लेट पर को एक और झुकाइए और पाद या फेरों की जो है लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंगे की गति केचुए की गति से तीव्र है या धीमी है, तो सीधी सी बात है तीव्र करता है, क्योंकि उस पर छोटे छोटे से पाद है, फेर है। अब तिलचट्टा किसी कॉकरोच का परीक्षण करना। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवारों पर चढ़ता है और वायु में भी उड़ता है। इसमें 3 जोड़ी फेर होते हैं, 3 जोड़ी इसमें जो है फेर होते हैं जो कि चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल का ढका होता है। ये बाह्य कंकाल जो है यानी एक्सटर्नल आपके जो स्केलेटन है, ये विभिन्न एककों के परस्पर संधियों द्वारा बना होता है, जिसके कारण जो है गति संभव हो पाती है। वक्ष के दोनों जोड़े पंख भी जुड़ जाते हैं। वक्ष से दोनों जो जोड़े पंख है, 2 जोड़े इसमें पंख पाए जाते हैं, वो भी जुड़ जाते हैं। और अगले पैर को संकरे और पिछले पैर जो चौड़े और बहुत लंबे होते हैं। यानी आगे के पैर जो होते हैं ना वो संकरे होते हैं, सकड़े होते हैं, और पीछे के पैर चौड़े और लंबे होते हैं। तिलचट्टे में जो है विशिष्ट पेशियां होती है। फेर की पेशियां उसमें चलने के में सहायता करती है, और वक्ष की जो पेशियां होती है तिलचट्टे के उड़ने में उसके पैरों को गति करती है। अब पक्षियों की बात करते हैं, तो पक्षी क्या करते हैं, जल में तैरते भी हैं, उड़ भी पाते हैं और चल भी पाते हैं। तो इनकी अस्थियों में जो है वायु कुपिकाएं होती है। क्या होती है, वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण जो है उनकी अस्थियां क्या होती है, हल्की होती है परंतु मजबूत होती है। पश्चपात की अस्थियां जो है चलने व बैठने के लिए अनुकूलित होती है। अग्रपात की अस्थियां रूपांतरित होकर पंख में परिवर्तित हो जाती है। यानी ध्यान रखना, जो पक्षी होते हैं ना उसके अग्रपाद यानी आगे के जो पैर होते हैं उनकी पक्षियां किस जो सॉरी हड्डियां जो है, अस्थियां जो है वो किसमें, पंखों में जो है वो आपके रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाले पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है, तब पंखों के ऊपर नीचे करने में सहायता करती है। अब मछलियों की बात करें तो मछली जो है वो किस प्रकार से तैरती है ये हम लोग देखेंगे।
नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसी होती है। सीधी सी बात है, अगर किसी नाव को तैरने पे जो है, नाव भी मछली के हिसाब से बनाई होगी, मछली को देख के ही बनाई होगी कि वो किस प्रकार से तैर पाती है। मछली का सिर व पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला व नुकीला होता है। ठीक है, ये देखो, ये मछली का आगे का जो भाग है वो नुकीला होगा, और बीच में से चौड़ा होगा, और पीछे से भी नुकीला होगा। ठीक है, शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है, यानी धारा रेखीय आकृति इसमें पाई जाती है। ठीक है, इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहाकर निकल जाता है, और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। मछली के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरे से दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार से क्रमिक ताल में मछली आगे की ओर तैरती है। पूंछ के पंख इसी कार्य में सहायता करते हैं, यानी पूंछ की सहायता से जो है मछली आपके तैरेगी। ठीक है, मछली के शरीर का और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण करने में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इस तरह के पंख की तरह जो है, आपने देखा होगा, जो गोताखोर होते हैं वो पैरों में इसी प्रकार के जो है वो बांध के चलते हैं, और यही सहायता करती है उसके तैरने में। ठीक है, अब सांप जो है वो कैसे चलते हैं? सांप में जो है वो आपके रेंग कर चलते हैं। सर्प का जो मेरुदंड होता है वो लंबा होता है, और शरीर की जो पेशियां होती है वो क्षीण व असंख्य होती है, यानी बहुत कम पेशियां इसमें होती है और बहुत सारी होती है, मतलब बहुत छोटी होती है, क्षीण होती है और असंख्य होती है। वे परस्पर जुड़ी होती है, चाहे वे एक दूसरे से ही क्यों ना हो। पेशियां, मेरुदंड, पसलियां और त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। कितना फास्ट चलता है सर्प! तो सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है, इसी कारण सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय का बनता है और प्रत्येक वलय आगे की ओर धक्का देता है। इसी कारण जो है सर्प बहुत तेजी से गति कर आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं। वो जो है कैसे चलता है? जेड जेड लाइन पे चलता है। इस प्रकार से जो है सर्प चलता है। ठीक है, तो हमने विभिन्न जंतुओं की गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों की विभिन्न जानकारी प्राप्त की। पहली व जो है ये आपको पढ़ लेना है। अब ये क्या बोल रहा है? प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने जो है अपनी पुस्तक का नाम याद रखना, पुस्तक का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, पुस्तक का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पुस्तक का नाम है गेट ऑफ एनिमल्स। मैं स्वयं अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे। ठीक है, विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? ये विशेष अंग उन जंतुओं के की विशेष गति के प्रकार किस प्रकार से सहायक होते हैं? विभिन्न जंतुओं में शारीरिक अंगों में क्या समानताएं होती है? ये सब प्रश्न उन्होंने अपनी किताब में पूछे। ठीक है, और 21 जून को आपके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मेरुदंड मेरुदंड आपके पीछे वाला जो भाग होता है जिसको वर्टिबल कॉलम बोलते हैं, उसे मेरुदंड भी बोलते हैं। कंदुखली का संधि आपके शरीर में पाई जाती है। आपके सूख पाई जाती है, उपास्थि, गुहिका, अचल संधि, जंतुओं की चाल, हिंज संधि, मैंने सब आपको बताया। ठीक है, जो आपके किसकी, आपके बाजू की, या फिर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोहनी की जो होती है, कोहनी जो होती है, पेशी, बाह्य कंकाल, श्रोणि अस्थियां, दुराग्र संधि, पसले पिंजर, कंधे की अस्थियां, कंकाल, धारा रखिए, ये सब चीजें हम लोगों ने बताया। अब इंपॉर्टेंट क्या क्या है ये पढ़ लेते हैं। अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। यह शरीर का पिंजर बनता है, इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां, वक्ष की अस्थियां, कंधे, श्रोणि मेखला तथा हाथ व पांव की अस्थियों से बनता है। पेशियों के जोड़ में के एकांतर रूप में सिकुड़ने का एवं फैलने से गति करती है। अस्थियों की संधियां जो है अनेक प्रकार की होती है। यह उन संधियों की प्रकृति एवं गति को दिशा पर निर्भर करती है। आगे बात करें, पक्षियों की दृढ़ पेशियां हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती है। ये पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। सर्प कैसे चलता है? दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां उनसे जुड़ी हुई पेशियां शरीर के को आगे की ओर धक्का देती है। तिलचट्टे का शरीर पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाते हैं। वक्ष की पेशियां तीन जोड़ी
पैरों व दो जड़े पंखों से जुड़ी होती हैं जो तिलचट्टे को चलने व उड़ने में सहायता करती है। केंचुए को में शरीर केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण व संकुचन में होती है। शरीर की अध सतह पर शुक केंचुए की भूमि पकड़ बनाने के सहायक होती है। घोंघा पेशीय पादों की सहायता से चलता है। तो हमने आज जो है पांचवा पार्ट भी लगभग कर लिया है। तो पार्ट 5, 4 और 5 हमने आज किया है। कल जो है वो 6, 7, 8 करेंगे। आज थोड़ा सा मुझे कुछ काम था तो इस वजह से हम लोग ये नहीं कर पाएंगे, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन कक्षाएं आपको लगातार आती रहेगी। देखो मैं ये सामान्यतः पढ़ के इसलिए सुना रहा हूँ जिससे आपको जो है एक बार रिकॉल हो जाए। अगर आप लोग ये ढंग से एक बार पढ़ लेते हो, मैं आपको बार बार पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। छठी कक्षा की किताब को अगर आप खुद भी पढ़ोगे, आप इसको देखो नहीं देखो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लोग खुद भी पढ़ोगे तो भी आप इसको आसानी से समझ सकते हो। जैसे 6 से 12 की जो किताबें हैं, जैसे जैसे हम लोग 7, 8, 9 और 10 में जाते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में किस प्रकार की जो है वो इसमें जो है ज्ञान का खजाना है। इसलिए मैंने थंबनेल पे लिखा है कि ये ज्ञान का खजाना है, विज्ञान का खजाना है। तो इसी प्रकार से अगर हमारे जो आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं, और उसका ऑप्शन भी हमने ओपन कर रखा है। उसमें हम लोग कुछ अलग से करना चाहते हैं तो उसके लिए लेकिन कुछ मेंबर बन जाएं, फिर उसके बाद उसमें अनाउंसमेंट होगी और उनके राय ली जाएगी। मेरे सभी जो सदस्य होंगे उनकी सबकी राय ली जाएगी और मिनिमम चार्जेज में आप लोग हमारी मेंबरशिप ले सकते हो। अगर आप लोग मेंबरशिप नहीं भी लेना चाहते हैं तो नहीं भी कोई बात नहीं, है ना। लेकिन यह है कि उसमें कुछ हम लोग अलग देना चाहते हैं, बहुत अच्छा देना चाहते हैं। और ऐसे भी हम लोग दे सकते हैं, लेकिन यह है कि आजकल फ्री के ज्ञान की वैल्यू नहीं है, आजकल मैंने ये देखा है। तो ध्यान रखना, मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा शुभ दिन, जय श्री राम।